गांव रतनपुर की कच्ची गलियों में एक मिट्टी और बांस से बनाई झोपड़ी थी, जहां दो बहन ज्योति और जया रहती हैं और जिनके माता पिता 15 वर्ष पहले ही इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। दीदी तुमने देखा ना आज, फिर वो काली बिल्ली मुझे घूर रही थी। पता नहीं इस गांव के जानवर भी मुझे देख के डरते हैं या सच में मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर हो गई हूँ। अरे जानवरों को ये सब क्या ही पता होगा पगली। लेकिन तेरी बातें सुनकर लगता है तेरी तारीफ करने वाला कोई और नहीं मिला इस गांव में, इसीलिए तो तू खुद ही शुरू हो गई। और सुन, सुंदरता से पेट नहीं भरता। कल सुबह मिट्टी के बर्तन लेके बाजार जाना है। आज तो बर्तन पूरे तैयार हुए ही नहीं, अब जरा काम के बातों पे भी ध्यान दे। तुम हर बार मेरी बातों का मजाक क्यों बनाती हो दीदी? क्या हक नहीं है मुझे थोड़ा हंसने, थोड़ा सपने देखने का? बस काम काम, ये घर, ये झोपड़ी, ये फूटी चप्पलें, ये सब कब तक दीदी? हक तो सबका होता है। पर अनाथ के सपनों की कीमत कोई नहीं देता। हम जैसे लोग जब तक 2 वक्त की रोटी जोड़ लेते हैं वही जीत है। और हाँ, जब माँ बाबा गए थे तू बहुत छोटी थी। उस दिन से मैं तेरी माँ भी बनी और बाप भी। अब तू मुझे जो भी कह, पर मुझे तुझे इस दुनिया के कठोरता से बचाना है। लेकिन कब तक दीदी? अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, तो किस बात का डर? गांव में बाकी सब लड़कियां कितने मजे करते हैं, घूमने जाते हैं, मेला लगे तो मेला देखते हैं। बस एक मैं और तुम ही है जो यहाँ घर में ही रहते हैं। अरे नादान मत बन, तुझे कितनी बार समझाऊं? हमारे नसीब में ये सब नहीं है। गांव के अन्य लड़कियों के माँ बाप हैं, उनको वे लोग अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, लेकिन हमें तो अपनी जिंदगी को खुद ही ठीक करनी होगी ना। बोलने के थोड़े समय बाद ज्योति अपने काम में लग जाती है। उसी गांव में जमींदार हरिश्चंद्र और उसका परिवार रहता था। परिवार में था जमींदार, उसकी पत्नी और कुछ ही दिन पहले शहर से लौटा उसका बेटा कमल। जमींदार और जमींदार का बेटा लालची किस्म का था। वे दोनों सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे। कमल थोड़ा शरीर से सुंदर लेकिन हवाबाजी करने वाला और घमंडी युवक था। रात को जया ज्योति से रसोई में बोलने लगती है। दीदी, कमल गांव में लौट आया। याद है ना, जो हमारे साथ आम के पेड़ से गिर गया था और फिर तुमने उसे मरहम लगाकर संभाला था? हाँ याद है, पर अब तू उसके बारे में क्यों बोल रही है? वो जमींदार का इकलौता वारिस है। उसकी दुनिया अब हमसे बहुत दूर है। उसके घर के दरवाजे हम जैसे गरीबों के लिए खुले नहीं रहते। और वो कमल सुनने में आया है कि वो भी अपने लालची पिता की तरह ही बन गया है। तू उससे कभी मत मिलना, वो बचपन से ही थोड़ा घमंडी था। लेकिन दीदी, वो हमारे बचपन का दोस्त था और कितने बरसों बाद वो गांव लौट आए। दीदी, क्या सब कुछ बदल जाता है जैसे ही कोई आदमी धन दौलत और उम्र से बड़ा बन जाए? क्या दिल के रिश्ते भी पैसे से तोले जाते हैं? हम जैसे लोग जया दिल से सोचते हैं और वही गलती करते हैं जिनके पास जमीन, रुतबा और लालच होता है। उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक रास्ता होते हैं, अपने मतलब तक पहुंचने का। बस इतना समझ ले और बाकी बातों से दूर रह। सख्ती से जया चुप हो जाती है और थोड़े समय बाद दोनों बहनें रात का खाना खाकर सोने जाते हैं। अगले दिन ज्योति सारे मिट्टी के बर्तन बाजार में बेचने के लिए जाती है और यहाँ जया मिट्टी के बर्तन बनाने लायक कुछ मिट्टी एक छोटी सी बाल्टी में लाती हुई रास्ते में कमल से मिलती है। जया अब भी वैसी ही हो, उतनी ही मासूम, उतनी ही प्यारी। और तुम्हारी वो बड़ी बहन ज्योति, वो कैसी है? बहुत दिनों से उससे भी तो नहीं मिला। अभी भी वही गुस्से वाली है या अब शांत हो गई है? अरे नहीं नहीं दीदी, तो हमेशा से ही प्यारी है और वो बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी सख्त थी क्योंकि तुम भी तो बहुत शरारती थे। बचपन के खेल खुद में तो अनबन होता ही है। जया, लेकिन मैं अब वो पहले वाला शरारती लड़का नहीं हूं। ये छोड़ो, तुम ये बताओ, इतनी सुंदर कैसे हो गई तुम? अपनी सुंदरता के रहस्य हमें भी तो बताओ। और तो और, ये साड़ी में तो और भी सुंदर लग रही हो तुम। कमल के मीठी मीठी बातों से जया शर्मा जाती है और ऐसे हाथ में मिट्टी की बाल्टी लिए थोड़ी शर्म भी महसूस करती है। और फिर जया अपना सिर झुकाए बोलती है। मुझे घर जाना है कमल, दीदी इंतजार कर रही होंगी और मुझे बहुत काम भी है, मैं चलती हूँ। ये बोल के जया घर चली जाती है। घर जाके जया देखती है कि ज्योति बाजार से घर आ गई थी और जया को ज्योति देख के बोली,
कहाँ थी इतनी देर? और हाँ, मैं देख रही हूँ, आज तेरी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। बता जया, क्या बात है? हाँ, कमल से मिली थी मैं और जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम हमेशा शक करती हो दीदी, तुम्हें तो कोई अच्छा लग ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा दिल पत्थर जो बन चुका है। लेकिन मैं अब खुद के लिए सोचना चाहती हूँ। मैंने अपनी जवानी तुझ में लगा दी जया, माँ बनकर पाला है तुझे। तेरी आंखों में आंसू ना आए, इसलिए मैंने अपनी रातें रोते हुए बिताई। अगर मेरी सख्ती तुझे कैद लगती है तो माफ कर देना बहन, लेकिन मुझे डर है कि तुझसे वह सब छिन न जाए जो हमने रेत में बटोर कर बनाया है। और जया, तू अब ऐसा क्या अपने लिए अच्छा सोचना चाहती है जो मैंने तेरे लिए नहीं किया? ज्योति के ये सब बोलने पर जया चुप हो गई और उसने बात को टालकर बोला, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ो ना ये सब, मैं ये मिट्टी रख के रसोई घर में जाती हूँ। दोपहर की सब्जी भी तो बनानी है। और हाँ दीदी, तुम मुझे देर से आने के लिए आज माफ कर देना। ये बोल के जया अपनी दीदी से आंखें चुराकर मिट्टी की बाल्टी रख के घर के भीतर चली जाती है। थोड़े समय बाद रात गहरी हो जाती है। बाहर चांद है और दोनों बहनों के बीच पहली बार दीवार सी खड़ी होती है। दोनों रात को ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। सुबह के वक्त झोपड़ी में हल्की हलचल है। ज्योति आंगन में बर्तनों के लिए मिट्टी तैयार कर रही है। जया चुपचाप चारपाई पर बैठी है, आंखें सूजी हुई हैं। थोड़े समय बाद जया भी आंगन में आई और ज्योति के पास खड़ी हो गई। ठीक से नींद आई कि नहीं? सुबह से तुझे देख रही हूँ, आंखें पत्थर आसी गई हैं। कुछ कहना चाहती है क्या? कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कहती भी तो तुम सुनती नहीं दीदी। तुम्हें तो लगता है कि मैं हर समय कोई गलती ही करती रहती हूँ। नहीं जया, तू मुझे गलत समझ रही हो। गलती से ज्यादा मुझे तेरे टूटने का डर है जया। तुझे पता भी है तू कितनी मासूम है। मैं जानती हूँ तुझे भी गांव के बाकी लड़कियों की तरह घूमने जाने का मन है। तेरी बहुत से सपने हैं, लेकिन जया, तू खुद ही सोच के देख हमारी हालत कैसे है। हमें अपने सपनों से पहले अपने घर के बारे में सोचना होगा। मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन हमें काम के बीच में भी तो अपने सपनों को पूरा करने की सोचना चाहिए। लेकिन तुम तो जैसे ये सब भूल ही गई हो। दीदी, मैं घर के काम भी करूँगी और अपने खुद के जीवन में भी ध्यान दूंगी, भले ही तुम इसके लिए राजी हो या नहीं हो। ज्योति को लगा था कि जया आकर उसके साथ अच्छे से बर्ताव करेगी और उनकी परेशानियों को समझेगी, लेकिन जया के मन में तो अपनी दीदी के लिए गलत भाव कर गई है। और यह देख के ज्योति को बहुत दुख होता है और वह दुखी स्वर में बोलती है, चलो, अब तू बड़ी हो गई है, खुद के समझ से ही सब करने लगी है। ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मुझे घर की ही सोचना होगा। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में बिना मतलब कोई किसी के पास नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है दीदी, मैं इतनी नादान हूँ कि कुछ समझती ही नहीं? मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी दीदी। बस एक बार मुझे अपने दिल की करने दो। ज्योति अपनी बहन की बातें सुनकर चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर अपनी बहन के बेरुखी का छाप पूरा झलक रहा था। जमींदार की हवेली में कमल और उसका पिता बातचीत करते हुए, पता क्या चल रहा है? आगे की कुछ सोचा भी या ऐसी ही आवारगी करते रहेगा? पंचायत की चुनाव आने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि मैं भी चुनाव में हिस्सा लूं, लेकिन अगर मैं पंचायत में हिस्सा लूंगा तो मेरे काम को तुझे संभालना पड़ेगा। बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आप पंचायत के चुनाव की तैयारी करो, आपके कामकाज मैं देख लूंगा। और वैसे भी आपके जमीन हथियाने की सारे तरीके तो मैंने सीखी ही है। आखिर मैं भी आपका ही बेटा हूँ। अच्छा है, तुझे पता है कि तुझे क्या करना है, लेकिन याद रखना, काम में हमेशा लागत कम लगाओ और मुनाफा ज्यादा करो। तू समझ तो रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ गया। पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा, आप निश्चिंत रहें। कमल अपने पिता से बात करके एक ठंडी हंसी हंसते हुए बाहर आता है और थोड़े समय बाद संध्या होने के समय कमल गांव में टहलने आता है और रास्ते में जया से मुलाकात होती है, जो कि वो भी टहलने आई होती है। अरे जया, अच्छा हुआ कि तुम मिल गई। तुमसे मिलने का मन कर रहा था। क्यों? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे कमल? वो इसलिए, गांव में लोग बहुत सुंदर होते हैं और सुंदर लोगों से मिलना कौन पसंद नहीं करता। कमल की मीठी मीठी बातें सुन के जया शर्माती है और शर्माकर बोलती है,
सच में कमल, लेकिन मेरी दीदी कहती है कि सुंदर होने से घर नहीं चलता है। पहले घर की सोचो, फिर अपने बारे में। देखो जया, तुम्हारी दीदी भी गलत नहीं कहती है। उसने बहुत कम उम्र में ही बहुत से कठिनाइयों का सामना किया है। तुम्हारे माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम लोगों को बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खुद के बारे में सोचना ही भूल जाए। खुद के लिए भी सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए जो तुम्हें और तुम्हारे घर के परिस्थिति को भी संभाले। जया ये सुनकर खुश हो जाती है। उसको लगने लगता है कि कमल उसके बारे में अच्छा सोचता है। वो बहुत अच्छा इंसान है। उसकी आंखों में उम्मीद झलकते हैं और फिर दोनों ऐसे ही कुछ समय बात करने लगते हैं। लेकिन उनको ऐसे बात करते साथ में घूमते देख गांव की निर्मला काकी देख लेती है और तुरंत जाके ज्योति को बताती है। अरे बेटी ज्योति, तुझे पता है जया किससे मिलने लगी है? नहीं काकी, किससे मिल रही है वो? आप थोड़ा खुल के बोलिए ना। अरे जया, उस जमींदार हरिश्चंद्र के बेटे कमल के साथ बात कर रही थी। मैंने देखा दोनों बहुत समय से एक दूसरे से हंस के बात कर रहे थे। तू तो जानती ही है जमींदार का परिवार कैसा है। पता नहीं जया उनसे क्यों मिलने लगी है। तू उसे मना करना, वे लोग ठीक नहीं है। नहीं काकी, शायद ऐसे ही रास्ते में मुलाकात हो गया होगा। वो उन लोगों से ज्यादा बात नहीं करती है। आपका शुक्रिया यहाँ आकर बताने के लिए, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। सब बातें बताने के बाद निर्मला वहां से निकल जाती है। ज्योति ने निर्मला काकी के सामने खुद को चिंतित नहीं दिखाया, लेकिन वो मन ही मन जया से बहुत गुस्सा थी और जया के लिए डर भी रही थी। कुछ समय बाद जया घर आती है, लेकिन ज्योति तब उसको कुछ नहीं बोलती है। लेकिन कुछ समय बाद रात को जब दोनों बहनें खाना खा के सोने जाती हैं, तब सोने से पहले ज्योति जया को समझाने की कोशिश करने लगती है। जया रुक, अभी सो मत, मेरे पास आकर बैठ, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। ज्योति के बुलाने से जया आकर ज्योति के पास बैठती है। जया, मैंने सुना है कि तू उस कमल से मिलने लगी है। तुझे क्या जरूरत पड़ गई उससे मिलने की, जो तू उससे ऐसे गांव में सबके सामने मिलने लगी है? अरे गांव के लोग गलत सोच रहे हैं और बाद में बोलेंगे हम लालच के चलते अपने से ज्यादा हैसियत वाले लोगों से मिलने लगे। और वो कमल, वो भी इतना ठीक नहीं है। तू क्यों मिल रही है उससे? दीदी, क्या कोई जरूरत होगा तभी किसी से मिलते हैं? तुम्हारी सोच को क्या हो गया है दीदी? और तुम मुझ पर इतनी सख्त क्यों करने लगी हो? कौन तुम्हारे कान भर रहा है? और हाँ, तुमको कमल से क्या दुश्मनी है जो बार बार तुम उसके बारे में ऐसे बोलते हो? नहीं जया, तू मुझे फिर से गलत समझ रही है। तू गुस्सा क्यों हो रही है? मैं क्या तेरी गैर हूं? मैं भी चाहती हूँ तू एक अच्छी जिंदगी जी, और इसीलिए तो ये काम कर रही हूँ। लेकिन जया, तुझे भी तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तुझे खुद को समझ होना चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मैं जानती हूँ दीदी, तुम मेरे भले के लिए ही बोलती हो, लेकिन तुमको लगता है मैं बदल गई हूँ। लेकिन दीदी, बदल तो तुम गई हो। पता नहीं इन दिनों तुमको क्या हो गया है। तुम मुझ पर ज्यादा सख्त हो रही हो। और तुम जो ये कह रही हो कमल के बारे में, मैं कमल से मिलने नहीं गई थी। मैं तो बस ऐसे ही टहल रही थी, तभी कमल दिखा और हम बचपन में साथ में खेले हैं, तो इसीलिए उससे थोड़ी देर बात कर ली। तो क्या गलत हो गया? बात गलत और सही की नहीं है। गांव में सब जानते हैं कमल का परिवार कैसा है। उसका पिता बहुत लालची इंसान है। उन्होंने बहुत से गरीब गांव वालों के साथ अन्याय किया है, और मैं जानती हूँ कमल भी वैसा ही है। दीदी, तुम क्यों ऐसे बार बार बोल रही हो? तुमने कितने समय बाद कमल को देखा है, तो तुमको कैसे पता चला कि कमल बुरा है? और हाँ दीदी, तुम जो उसे बुरा बोल रहे हो, पता है वो तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलता, उल्टा तुम्हारी तारीफ करता है वो। लेकिन जया, तू समझ क्या पता उसका कुछ चाल हो। दीदी, बस तुम ये बेकार की बातें सुनाने के लिए मुझे सोने से रोक के रखा है क्या? बंद करो कमल के बारे में बात करना। मैं बस उससे मिली थी, उससे ज्यादा कोई और रिश्ता नहीं है उसके साथ। अब मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ दीदी। सुबह तुमको मिट्टी के बर्तन बाजार भी तो ले जाने। जया बेरुखी से अपनी दीदी से बात करके सोने जाती है, लेकिन ज्योति जया की ऐसी बर्ताव को देख के दुखी होती है और उसे जया पर शक हो जाती है। ज्योति को लगता है कि शायद जया कमल से मन ही मन प्रेम करती है
और उसके जाल में फंस चुकी है। यही सब सोच ज्योति भी दुखी मन से सोने की कोशिश करती है। अगले दिन सुबह के समय ज्योति जब गांव के एक छोटी सी बाजार में अपने बर्तन ले बैठी हुई थी, तभी कहीं से कमल उसके पास आता है। अरे ज्योति, कहाँ थी तुम? जब से शहर से आया हूँ तुमसे मुलाकात हुई ही नहीं। इतनी व्यस्त कहाँ थी तुम? और कहाँ रहूंगी, मुझे तो यही सब काम करना होता है। तुम्हारी तरह नहीं जो अपने पिता के बल पर यहाँ वहाँ घूमते रहो। वाह, तुम तो अभी भी वैसी ही हो, गुस्से वाली, नखरी सी। अरे, अपने बचपन के दोस्तों से कोई ऐसे बात करते हैं क्या? भूल गई तुम? बचपन में हम लोगों के साथ खेलते थे, कितने अच्छे दोस्त थे हम सब। कैसा दोस्त कमल, तुम तो बचपन से ही घमंडी थे। तुम तो बस अपने पिता के अमीरी का कारनामा दिखाने आते थे और हमारी गरीबी पर हंसते थे। तुमने हमारे साथ कभी दोस्त की तरह बर्ताव नहीं किया। तुम तो तुम्हारे पिता की सोच की तरह हमें भी नौकर ही समझते थे। तो अब ये दोस्त होने का दिखावा क्यों? अरे ज्योति, तुम्हारी जुबान तो और भी तेज हो गई है। कितना कुछ सुना दिया तुमने। मैं तो बस एक दोस्त की तरह तुमसे मिलने आया था। छोड़ो कमल, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम यहाँ पहले की तरह हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो और तुम्हारे जैसे लोग कभी किसी से बिना स्वार्थ के बात ही नहीं करते। तुम्हारे जैसे दोस्त की कोई जरूरत नहीं है हमें। और हाँ, तुम मेरी बहन से भी दूर रहना। उसके भोलेपन का फायदा मत उठाओ, तुम उससे मिलने छोड़ दो। ज्योति कमल पर गुस्सा थी, क्योंकि उसे पता था कि कमल अपने फायदे के लिए उसकी बहन को अपने जाल में फंसा रहा था, और इसीलिए ज्योति ने कमल को देखते ही बहुत कुछ सुना दिया था। और कमल भी ज्योति को जया और उसके मिलने के बारे में पता दे चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। दीदी, तुमको मेरी खुशियों से क्या तकलीफ है? तुमने तो आज हद कर दी। तुमको पता है कि कमल मेरा अच्छा दोस्त है, फिर भी आज उसको इतना कुछ सुना दिया और मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। जया के मुंह से अचानक यह सब सुन के ज्योति समझ जाती है कि कमल ने ही उसके कान भरे हैं। वाह जया, अब तू उस कमल के लिए मुझसे झगड़ा करेगी? मैं जो तेरे और इस घर के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ, और वो कमल जो अपने फायदे के लिए तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। आज मेरे से ज्यादा वो तेरे लिए मायने रखने लगा है। सही है जया, अच्छा सिला दिया तूने अपनी बहन के प्यार का। अरे जाओ दीदी, कैसा प्यार? तुम तो हर समय मुझे अपने कैद में रखना चाहती हो। तुम तो बस मुझसे प्यार करने का दिखावा करती हो। और हाँ, तुम्हारे पास कोई तुम्हें पसंद करने वाला दोस्त नहीं है ना, इसलिए तुम मुझसे जलती हो। सब पता है मुझे। जया के दिल दुखाने वाली बातों से ज्योति को बहुत दुख होता है और वो जया से दुखी स्वर में बोलती है। ठीक है बहन, आज से तुझे कुछ नहीं कहूंगी। आज से तेरे रास्ते अलग और मेरे अलग। तू समझती है कि मैं तेरी खुशियों की दुश्मन हूँ। ठीक है, तुझे जो समझना है समझ। मैं अब से तुझे कुछ नहीं कहूंगी। हाँ हाँ, मुझे भी अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरे पास मेरे अच्छे सोचने वाले लोग हैं। तुम अपना देखो दी। बात करके जया अपना मुंह मोड़ लेती है, लेकिन ज्योति को अपनी बहन की नासमझ को देख बहुत दुख होता है और जया की बातों से वो टूट सी जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। पहले जो दोनों बहनों में प्यार था, अब वो मानो कहीं खो सी गई थी। अब दोनों बहनों में ठीक से बात भी नहीं होती थी। जया की कमल के साथ साथ उसके परिवार के साथ भी अच्छा रिश्ता बनने लगा था। वो अब कमल के घर भी आने जाने लगी थी। जया अब अपनी दीदी से ज्यादा कमल के परिवार के साथ खुश रहने लगी थी। उसे पता ही नहीं था कि वह कितने बड़े साजिश का शिकार बन चुकी थी। ऐसे ही जब एक दिन जया कमल के घर जाती है और कमल की माँ उसको घर के भीतर ले जाती है, तब जया देखती है कि अरे कमल बेटा, मान गया तुझे। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरे पीछे तूने कामकाज को अच्छे से संभाला है और साथ में जमीन के लिए उस बेवकूफ जया को भी अपने जाल में फंसा लिया है। अब तो उनकी जमीन हमारे नाम होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बेटा, अच्छा होता तू उस ज्योति को अपने बातों के जाल में फंसा लेता, क्योंकि वो बड़ी है तो जमीन का हक उसकी ही ज्यादा होगा। अरे नहीं पिताजी, आप निश्चिंत रहें, जमीन हमारी ही होगी। और वो ज्योति बड़ी हुई तो क्या हुआ, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है और वो अपने बहन के लिए जमीन हमारे नाम जरूर करेगी।
और वैसे भी ज्योति को जाल में फंसाना मुश्किल था, इसीलिए तो उसकी बहन को अपने बातों के जाल में फंसाया है। अच्छा सही है, ऐसे ही लगा रहा और फिर कुछ समय बाद वो जमीन अपना। उधर खड़ी जया जब कमल और उसके पिता के मुंह से उनके बीच की बातों को सुनती है तो जया को बहुत गुस्सा आता है और उसने जो अपनी मूर्खता के चलते अपने बड़ी बहन से गलत तरीके से बात की थी, उसको सोच के जया की आंखें भर आईं। लेकिन वो इस समय भावुक न होके तुरंत कमल और उसके पिता के सामने आ जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम लोगों ने इतना बड़ा विश्वासघात किया मुझसे। अरे मैं तो तुम लोगों को अपना मानती थी। तुम लोगों के लिए मैंने अपनी माँ जैसी दीदी के साथ झगड़ा किया और इसका तुम लोगों ने ये सिलहा दिया। तुम लोग कितने घटिया लोग हो। तुम लोगों के लिए इंसानों की भावना तो जैसे एक खेल है। तुम लोगों को भगवान जरूर इसका सजा देंगे, जैसे आज मुझे दिया है अपनी दीदी के दिल दुखाने का। जया के ऐसे अचानक से सामने आकर यह सब बोलने से दोनों बाप असंबित रह जाते हैं और फिर कमल घबराई हुई आवाज में बोलता है, नहीं नहीं जया, तुम हमें गलत समझ रही हो, हम तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे। अब बस कमल हो गया तुम लोगों का। जितना खेल खेलना था खेल लिया। अब तुम लोगों के पापों का घड़ा भर चुका है। बहुत जल्द तुम लोगों की पापों की सजा तुमको भगवान देंगे। ये मेरी दिल से तुम लोगों के लिए बद्दुआ है। तुम लोग कभी खुश नहीं रह पाओगे। जैसे तुम लोगों की वजह से मुझे और मेरी दीदी को दुख पहुंचता है, वैसे ही तुम लोग भी दुख में तड़पोगे। मैं तुम लोगों का फैसला भगवान पर छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझ में तुम लोगों से लड़ने की ताकत नहीं है। दीदी, मुझे तुम माफ कर दो। मैंने तुम्हारा अपने बातों से बहुत दिल दुखाया है। मैं अब समझ गई हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचती थी। आज अगर मैं अपनी आंखों से कमल की सच्चाई नहीं देखती तो हमेशा आपको ही गलत समझती। लेकिन भगवान ने मुझे उनकी सच्चाई दिखाकर सही रास्ता दिखा दिया। दीदी, मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। जया को ऐसे दुखी देखकर ज्योति बहुत दुख होता है और वो अपनी छोटी बहन को प्यार से बोलती है, अरे नहीं पगली, अपनी बहन से भी कोई माफी मांगता है क्या? तू तो मेरी अपनी है। अब तुझसे क्या नाराजगी रखूंगी। बस तू हमेशा मेरी बात मानना। मैं तुझे हमेशा इस दुनिया के गलत लोगों से रक्षा करूंगी। तुम बहुत महान हो दीदी। मेरे इतना दुख देने के बाद भी तुमने मुझे माफ कर दिया। दीदी, आप हमेशा इस मिट्टी के घर में मेहनत करके खुश रहेंगे। दीदी, मैं अब कभी भी अपने हैसियत से बड़े सपने नहीं देखूंगी। हाँ जया, ये मिट्टी का घर ही हमारी पूरी दुनिया है। इसी में हमारी खुशियाँ, हमारी माँ बाबूजी की यादें हैं। ठीक है दीदी, अब हम दोनों फिर से नई शुरुआत करेंगे और अपनी ही छोटी सी दुनिया में खुश रहेंगे। और दीदी, मैं कमल जैसे लोगों से भी बहुत दूर रहूंगी। उसके जैसे लोग हम जैसे अनाथों को लूटने के फिराक में रहते हैं। हाँ जया, हम ऐसा ही करेंगे। और तू कमल जैसे लोगों की फिक्र मत कर। वे लोग जो हम दो अनाथों के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, भगवान उन लोगों के साथ ही बुरा करेंगे। देख लेना तू, एक दिन वे लोग जरूर हमसे माफी की गुहार ले हमारे पास आएंगे। यही सब बात करके दोनों बहनों के बीच सुलह होता है और वे खुशी से एक दूसरे की हाथ पकड़ते हैं और इसी मिट्टी के घर में खुशी खुशी आने वाले अच्छे दिनों की कामना करते हैं।